हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम बात करेंगे जो इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट का जो पेपर था और जो आपका महाराष्ट्र से नहीं हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में कुछ क्लियरेंस हो रहा है कि हाँ पेपर कब हो सकता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और रिज़ल्ट डेट के बारे में बात करेंगे। रिज़ल्ट के बारे में कुछ क्वेश्चंस थे, क्वेरी थी हमारे स्टूडेंट्स की और हमारे सब्सक्राइबर्स की, तो उनके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इसमें जो नॉर्मलाइजेशन है वो होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ों को होलिस्टिक तरीके से हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक, कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा वरना आपको इन्फॉर्मेशन आधा अधूरा मिल पाएगा। सो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप सीटों की संख्या देखिए, जो कि अगर हम बात करें तो 3 नेवल कमांड है। उसमें जो सीटों की संख्या है वो ईस्टर्न नेवल कमांड में मतलब 710 है, और जो वेस्टर्न नेवल कमांड है वहाँ पे आपको 324 मिलेंगी, और साउदर्न नेवल कमांड है वहाँ पे 125 मिलेंगी। ठीक है, तो ये सीटों की संख्या इस तरह से डिवाइड की गई है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 4 आपके जो सेक्शंस होते हैं उसमें एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें कि आपको रीजनिंग का था वो 25 मार्क्स का था, और उसमें 25 क्वेश्चन थे, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के थे। तो इन टोटल क्वेश्चंस 100 थे, 100 मार्क्स के। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकता है। अगर अभी तक जो एग्ज़ाम हुआ है उसके हिसाब से हम कट ऑफ देखते हैं, कट ऑफ क्या रह सकता है। जनरल का देखिए तो 70 to 72 के बीच में रह सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें EWS का तो 60 से 62 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करें OBC का तो 66 से 68 के बीच में लाई करने वाला है, यही आसपास में। अगर हम बात करें कि SC का तो 60 से 58 के बीच में लाई करेगा, और जो अगर ST की बात करें तो 56 to 57 के आसपास ही रहने वाला है, ठीक है। जो मैंने ये कटअप बताया ये टू द पॉइंट है, बिल्कुल प्रिडिक्टेड है, और ये सर्वे के बाद लिया गया है, ठीक है। सो आपको इस पर ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको जो एक ओवरव्यू मिल जाता है कि अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं तो आगे का जो प्रोसेस है उसके लिए आप तैयार रहिए या नहीं रहिएगा, ठीक है। अगर आपके मार्क्स इससे कम हैं या इसके आसपास है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मैं डेटा से देख के मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हाँ आपके कितने % चांसेस हैं कि आपको आगे के लिए तैयार रहना चाहिए। सो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो, ठीक है। सो प्लीज़ देखते हैं आगे जो एग्ज़ाम का जो अभी सिनारियो बन रहा है, जिसमें कि आपको महाराष्ट्र का, जिसमें मुंबई, पुणे और नागपुर के लिए, तो उसके बारे में अब बात करते हैं। कि देखिए मैंने जो न्यूज़ उठाया है, देखिए ऑथेंटिक सोर्स से ही न्यूज़ लेना हमेशा ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे आपको एक होलिस्टिक व्यू मिलता है, आपको एक बैकग्राउंड नॉलेज भी मिलता है कि हाँ वहाँ पर कब तक हो सकता है, क्या वहाँ पर सिनारियो बना हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो महाराष्ट्र के बारे में बोला, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज़ लाइकली टू ईज लॉकडाउन इन 4 स्टेजेस, ठीक है। अब पता चल रहा है कि 4 स्टेज में आपको मतलब ये जो लॉकडाउन है उसको हटाया जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक 4 स्टेज में जब हटाया जा रहा है तो आपको वो स्टेज पे फोकस करना चाहिए जिस स्टेज पे आपको स्कूल्स पे आपको ओपन करने के लिए सोचा जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको 4th जो स्टेज होता है इसमें बहुत सारा मतलब डेटा दिया हुआ है, बहुत सारे मतलब बताया गया है। तो इसमें मैं आपको एक समराइज वे में मैं बताता हूँ कि जो डेटा के हिसाब से बताया जा रहा है कि आपका जो केसेस हैं वो कम हो रहे हैं डे टू डे, लेकिन डेथ रेट वही बनी हुई है। उसके बाद बोला जा रहा है कि आपका 4 स्टेज में आपको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो 4 स्टेज किस तरह से हैं। जो पहला स्टेज होगा उसमें शॉप विल बी अलाउड टू फंक्शन बिटवीन फ्रॉम 7 AM to 2 PM, ठीक है। 7 से 2 बजे तक आपको शॉप को खुलने का इजाज़त दिया जाएगा। उसके बाद बोला जाता है जो सेकेंड स्टेज जब आएंगे हम, तो सेकेंड स्टेज में जो अलाउ किया जाएगा उसमें बोला जा रहा है कि फ्यू मोर मतलब कुछ और जो शॉप्स हैं उनको भी अलाउ किया, उस शॉप्स का एक लिस्ट जारी करेंगे, उसमें कुछ और शॉप्स को ऐड करेंगे जिसमें कि आपको उसको भी ओपन करने का अल्टरनेट डेज पे उनको चांस दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड स्टेज में, तो वहाँ पे हॉस्टल, उसमें परमिट रूम्स, बियर बार और ये जो लिकर शॉप्स होते हैं इनको 50% कैपेसिटी पे खोलने की इजाज़त दी जाएगी।
अगर हम बात करें चौथे स्टेज में बोला है रिलीजियस प्लेस इंक्लूडिंग टेम्पल्स डिस्ट्रिक्ट बैन पोस्टपोन्ड, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं आपका रिलीजियस प्लेस वो चौथे स्टेज के लिए रखी गई हैं, ठीक है। तो आई थिंक अगर हम बात करें कि ओवरऑल ये जो कितना टाइम लगेगा इसमें, तो इसमें टाइम आपको 1 मंथ के आसपास लगेगा, ठीक है। ये इसी तरह से खोली जाती हैं कि 1 महीना इसमें लग जाता है, 1 महीना 10 दिन या 1 महीने के आसपास लग जाता है। चौथे स्टेज तक आप पहुँचने में 1 मंथ लग जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो स्कूल है वो तो आपको 1 मंथ लगेगा। तो यानी आपको अगर जून में 1 तारीख से अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो यानी आपको जून 30 तक आपको ये चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। यानी आपके जो स्कूल्स हैं अगर हम थोड़ा सा चांसेस भी लेते हैं खोलने के, वो आपका जुलाई में जाएगा, ठीक है। समहाउ आपके जुलाई में स्कूल्स खुलेंगे। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, स्कूल्स खुलते ही ऐसा नहीं है कि इसके पेपर के लिए लोग वेट कर रहे हैं और पेपर तुरंत ही कंडक्ट हो जाएगा। उसमें 10 से 15 दिन का गैप दिया जाता है, क्योंकि स्कूल को सैनिटाइज़ करना, वहाँ पे व्यवस्था करना, वहाँ पे सारी चीज़ों को मतलब जैसे भी सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ पे सेटअप करना एग्ज़ाम के लिए, इन सब चीज़ों को लेके वहाँ पे 10 से 15 दिन का टाइम दिया जाता है। यानी अगर हम मानते हैं जुलाई एंड तक भी अगर आपका पेपर होता है, जुलाई एंड तक भी पेपर होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो रिज़ल्ट है उस कंडीशन में 1 महीना आप डिले समझिए। यानी जुलाई में अगर हुआ अगर एग्ज़ाम, तो यानी जुलाई लास्ट में, तो यानी अगस्त लास्ट, यानी सितंबर ही समझ लीजिए, तो आपका सितंबर में रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। ये चीज़ें तब हैं जबकि आपका जुलाई लास्ट में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है। जून में एग्ज़ाम तो नहीं होने वाला है, इसका आप श्योर रहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में नहीं होगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस ये भी हैं कि आपका 2 क्वेश्चंस और इसमें रिलेटेड हैं, जो कि स्टूडेंट्स के बहुत सारे मेल और आपके कमेंट्स जो मैंने लास्ट वीडियोस बनाई थी, आज से आई थिंक 1 महीने पहले के आसपास होगी, तो उस कंडीशन में बहुत सारे मेल और बहुत सारे मैसेज आए थे, तो उसका मैं रिप्लाई दे रहा हूँ। तो प्लीज़ आप देखते रहिए। आगे रिज़ल्ट के बारे में आपकी क्वेरी थी एक, और एक तो थी कि आपका नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर, ठीक है। दोनों के बारे में बात करेंगे। तो ये तो हो गया कि आपका क्या सिनारियो बन रहा है, कब एग्ज़ाम हो सकते हैं। एग्ज़ाम आपका डेट जो है वो जुलाई के लास्ट तक ही जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप इंश्योर रह सकते हैं जुलाई लास्ट या अगस्त में जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आपको मैंने ये चीज़ें क्लियर कर दी हैं, क्योंकि बार बार आप एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये एग्ज़ाम कब हो सकता है, कब हो सकता है, कुछ इन्फॉर्मेशन आया कि नहीं, कुछ अपडेट मिला कि नहीं, मेल भी करते हैं आप, कमेंट भी करते हैं। तो इसके लिए आपको मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी है। अब दो क्वेरी और जो बच रही है आपकी, वो मैं अब क्लियर करता हूँ, जिसमें कि पहला है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का देखिए एक फंडा क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन कब यूज़ किया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन कब यूज़ किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन यूज़ करने का तरीका और समय कब होता है, जब आपके पेपर जो हैं वो डिफरेंट शिफ्ट्स में हो, मतलब एक से ज़्यादा शिफ्ट में अगर होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, किसी शिफ्ट के क्वेश्चन तो एक जैसा दे नहीं सकते हैं हर शिफ्ट में, कि मुंह उठाया क्वेश्चन पहले शिफ्ट में था वो सेकेंड शिफ्ट में लगा दिया, चिपका दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता है। उस कंडीशन में क्या होता है, क्वेश्चन चेंज किया जाता है। क्वेश्चन चेंज करने से क्या होता है, उसका जो लेवल होता है वो भी चेंज हो जाता है। जो लेवल मान लीजिए कि अगर किसी शिफ्ट में अगर बच्चे के 110 आ रहे हैं, तो उसके कंडीशन में क्या होता है, उस अगले जो शिफ्ट होता है उसमें 120 के आसपास आ जाएंगे। यानी इसका मतलब क्या होता है, जो 120 वाली शिफ्ट है वो ईजी है, एवरेज स्कोर जो 120 आ रहा है इसका मतलब ईजी है वो, और 110 वाली जो है वो टफ है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि भैया आपको तो बराबर करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या किया जाता है कि नॉर्मलाइजेशन का सहारा लिया जाता है। तो अब आपको मैं ये किस लिए बता रहा हूँ, बच्चे ने क्यों पूछा ये सब, ये कंडीशन, ये क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें अभी क्या हो रहा है कि अगर नेवी का हम देखें तो डिफरेंट शिफ्ट में पहुँच जा रहा है पेपर। मुंबई का पेपर हुआ नहीं है, उनका अलग शिफ्ट में होगा। क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है कि 1 महीने 2 महीने पहले जो पूछा गया है उसी को दोबारा से रिपीट कर दिया जाए क्योंकि वो टॉप कर जाए, ऐसा तो है नहीं। उनके लिए क्वेश्चन अलग होगा, उनका लेवल अलग होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होना ही है। होता नहीं है इसके लिए मैं बहस नहीं कर रहा हूँ। आप कहोगे कि हाँ सर हो लास्ट टाइम नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था, उसके बारे में मैं बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। इस बार जो कंडीशन बनी है तो इस बार शायद ये यूज़ हो जाए, ठीक है। जो उसका कंडीशन होता है, जो नॉर्मलाइजेशन का अगर हम फार्मूला देखें तो S2/S1 होता है, ठीक है। x रॉ मार्क्स होता है, आपका जो रॉ मार्क्स आ रहा है, ठीक है, माइनस जो आपका x एवरेज, यानी अगर आपकी शिफ्ट का एवरेज क्या आ रहा है मार्क्स, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस आपका जो बेस शिफ्ट होगा, जैसे मान लीजिए किसी शिफ्ट में चेंजेस कम आ रहे हैं और मैक्सिमम स्कोर आ रहा है, उसका मैक्सिमम स्कोर उस शिफ्ट का, ठीक है, प्लस ये होता है आपका नॉर्मलाइजेशन का फंडा, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो प्लीज़ हम आगे बढ़ते हैं।
जो आगे आता है रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट एक साथ आएगा या अलग अलग आएगा। देखिए अभी तक के इतिहास में किसी भी एग्ज़ाम का अगर कोई चीज़ ऐसा हुआ है कि कुछ एग्ज़ाम्स आज कंडक्ट हो गए हैं, कुछ बाद में कंडक्ट हुए हैं, उस कंडीशन में आपके रिज़ल्ट साथ में ही दिए जाते हैं, भले उसके लिए आप 4 महीने वेट कीजिए तब और 400 साल वेट कीजिए तो। ठीक है, तो ये क्लियर मैंने कर दिया है इसलिए क्योंकि इसके बारे में भी आपको बार बार आ रहा था कि सर उसका जो हमारा एग्ज़ाम हो चुका है उसका रिज़ल्ट अभी आ जाएगा क्या, और जो महाराष्ट्र वालों का बाद में आया ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। एक सिंगल कमीशन, एक सिंगल बोर्ड, अगर एक एग्ज़ाम, तो उस कंडीशन में क्या होता है, भले आपके किसी स्टेट में हो और किसी स्टेट में नहीं हो। यही तो बात हुई थी एसएससी फेज़ 8 के लिए। अगर हम एसएससी फेज़ 8 की बात करें तो उसमें बिहार के लिए क्या हुआ था, बिहार के लिए डिले कर दिया गया था एग्ज़ाम को 2 महीने 3 महीने। तो उस कंडीशन में क्या हुआ था आपको कि रिज़ल्ट क्या पहले आ गया क्या? नहीं आया, सबका साथ में आया। तो इसीलिए बात की जाती है कि जो रिज़ल्ट है आपका सबका, यहाँ तक कि आंसर की भी उसका साथ में आया था, तो उस कंडीशन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा जब तक फाइनल एग्ज़ाम कंडक्ट ना हो जाए सारे जगहों के, और उसके बाद रिज़ल्ट एक साथ कंबाइन करके निकाला जाता है। ठीक है, जो भी नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर, देखिए इस कंडीशन में बता दूँ एक और चीज़, नॉर्मलाइजेशन वो खुद नहीं बोलेंगे कि हम नॉर्मलाइजेशन करने जा रहे हैं, चाहे होगा या नहीं होगा, आपको खुद समझ जाना होगा आपके स्कोर से। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर यहाँ काम करेगा, मुझे जहाँ तक लगता है। आई होप कि काम करे, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट में बच्चों को मतलब दिक्कत हो जाती है, किसी के ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में काम करना चाहिए जिससे कि इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए कि सब कोई वहाँ पे परफॉर्म, सबका कंडीशन सेटिस्फाइड करे और सबको एक तरह से बराबर बनाया जाए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो होना चाहिए नॉर्मलाइजेशन, और आई होप कि मतलब ऐसा ही हो। और अगर हम बात करते हैं रिज़ल्ट का, तो रिज़ल्ट डेट जो है वो सबका साथ में आएगा। सो प्लीज़ इसके लिए वेट कीजिए। रिज़ल्ट जो है आपका अगस्त सितंबर तक जा सकता है। ठीक है, ये मैंने तब बताया जब कंडीशंस में 4 स्टेज में आपका जुलाई के फर्स्ट वीक तक ख़त्म हो जाए और उस समय तक स्कूल ओपन होने के चांसेस बन जाए, तब सितंबर तक जाएगा, वरना ये लेट भी हो सकता है। तो इस हिसाब से आप समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने जो डेटा दिया है आपको टू द पॉइंट दिया है और सब कुछ मैंने फैक्ट के साथ बता दिया है। सो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, और कोशिश कीजिएगा कि आपको डाउट को मैं जितना जल्दी से जल्दी हो सके क्लियर कर सकूं। अगर फिर भी क्लियर नहीं होता तो फिर भी ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, तो उसके लिए मुझे सेपरेट एक वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसको सब्सक्राइब करके उसमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है, किसी भी स्टेट से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोई भी जॉब निकलता है, छोटी छोटी जगहों के बारे में जब जॉब निकलता है तो उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है बच्चों को, तो वहाँ आपको हर एक चीज़ के बारे में जानकारी मिलेगी। सो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।